साथ मौजूद है। विनोद जी, हर देश की अलग अलग स्थिति होती है, चाहे वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की जो स्थिति है, पहले ट्रंप बात कर रहे थे रूस यूक्रेन की सीज फायर की, लेकिन हो नहीं पाया। फिर अचानक से भारत पाकिस्तान का तनाव हो गया, ट्रंप साहब कूद गए कि सब कुछ मैंने कराया है, और उसके बाद फिर इजराइल और ईरान की स्थिति सब देख रहे हैं। ट्रंप ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि वो इस दुनिया के सुपर पावर हैं, जो चाहें वो करा सकते हैं, वो सीज फायर भी करा सकते हैं, वो जब चाहें किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं, लेकिन दाल उनकी यूक्रेन और रूस में गल नहीं पा रही है। क्या आपको गलती दिखाई दे रही? देखिए मनोज जी, उनकी दाल ना रूस यूक्रेन मामले में गलती दिख रही है, ना गली है। ना भारत पाकिस्तान मामले में उनकी दाल गली थी, ना फॉर सर्टेन एक्सटेंट कह लीजिए ये जो ईरान और इजराइल और जहां पर उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट था वहां पर वो कुछ कर पाए ऐसा दिखा। बल्कि जो सबसे ज्यादा इमेज के तौर पर नुकसान हुआ है ईरान और इजराइल वाली कॉन्फ्लिक्ट में, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट का हुआ। भारत वाले मामले में भी वैसी ही स्थिति, और यहाँ पर तो कई दौर की बात कर चुके हैं लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाए। और ये दावा जो है वो प्रेसिडेंट बनने से पहले कर रहे थे कि हम प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया वाला वार रुकवा देंगे, जो इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट था उसको रुकवा देंगे, और हमास और बाकी जो हुती और इन पर अटैक करने की भी बात वो कर रहे थे। और अब यहाँ यूक्रेन पर एक और बात मनोज जी, सबको आपके दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि इस मामले में ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका, केवल रशियन और यूक्रेन का अपना इंटरेस्ट है, और रशिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वो करने के लिए रशियन स्पीकिंग इलाकों पर और ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल चाहता है, और नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता है यूक्रेन को। सिर्फ इतना सा मामला नहीं है, इसमें यूरोपियन कंट्रीज के भी इंटरेस्ट हैं, जिसकी बात थोड़ी सी जो हमारे को पैनलिस्ट हैं वो कर रहे थे। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात पर आपको पीछे ले जाना चाहता जी। हूं। जब 35-40 एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने नष्ट किया था, वो कैपेबिलिटी यूक्रेन की नहीं है, बिना बाहर के सपोर्ट के वो संभव नहीं था उस समय। इस तरह की मेरा अपना असेसमेंट है कि चाहे वो अमेरिका की मदद हो, चाहे वो खुले तौर पर यूरोपियन कंट्रीज की मदद हो, उसकी भूमिका थी वो होने में। और वो चाह रहे थे कि इतना डैमेज हो जाए कि पुतिन जो है वो बात करने के लिए तैयार हो जाए, चाहे अमेरिका की बात करने के लिए, बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, चाहे जिस तरह से भी टेबल पर आके बात करें। लेकिन वैसा हुआ नहीं, इसलिए कि पुतिन किसी भी कीमत पर जो बात उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट से कही कि जो टारगेट हमने सेट किया है जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेंगे तब तक नहीं रुकेंगे, तो वो होगा, और उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जेलेंस्की निश्चित तौर पर कोई भी डिसीजन अपने उस पर नहीं ले रहे हैं, उनके सारे डिसीजंस यूरोपियन कंट्रीज के से प्रभावित हैं, और वो उन्हीं के कहने पर सारा वो कर रहे हैं। पूरी की पूरी कंट्री को वो तबाह करने पर लगे हुए हैं, और उसका सीधे सीधे नुकसान सिर्फ और सिर्फ, मैं नहीं कह रहा हूं कि रशिया को नुकसान हो रहा है, रशिया को भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है इमेज के तौर पर कि इतना बड़ा किसी जमाने का सुपर पावर, और उसको यूक्रेन को कंट्रोल करने में 3 साल से ज्यादा का टाइम लग गया, फिर भी नहीं कंट्रोल कर पाया। तो ये इमेज के तौर पर रशिया को भी नुकसान हुआ है, इमेज के तौर पर अमेरिका को भी नुकसान हुआ है, इमेज के तौर पर यूरोपियन कंट्रीज को भी नुकसान हुआ है। लेकिन फिजिकली जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो यूक्रेन को हुआ है। उनके फौजी मारे गए हैं, उनकी जनता मारी गई है, उनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ जी। है। जी। और ये शायद इसको समझने की जरूरत है और बातचीत करने की जरूरत है, लेकिन चूंकि पीछे से उनको प्रोवोक किया जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, और अमेरिका का भी इसमें भूमिका है। अमेरिका के भी सीधे तौर पर नहीं, आर्म एंड एम्युनिशन तो सप्लाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर की ये बड़ी टेढ़ी सी खीर है जो अभी उलझी हुई लग रही है, और इसका टेढ़ी खीर है एक और जो उलझी हुई लगे निश्चित तौर पर। हालांकि यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने की तो बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ पर पुतिन ने यह भी साफ तौर पर कह दिया कि जनाब
आप थोड़ा ईरान की तरफ भी ध्यान दीजिए और उनके राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों को भी गंभीरता से समझिए, यानी कि ट्रंप की दुखती हुई रग पर हाथ दे दिया।